We have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौके पे हम ये शो कर रहे हैं आम पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मईशत से मुंसलिक, कारोबार से मुंसलिक लोग पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा ओपिनियन रख रहे हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि पाकिस्तान में एक नए माशी निज़ाम और एक नए माशी जन्म की तैयारी है। पाकिस्तान एक नया माशी जन्म ले सकता है। इतनी हालात और ऐसे हालात में तब्दीली हम देख रहे हैं। मईशत अपने कदमों पर खड़ी होती नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने कदमों पर खड़ी हो गई है या तेज़ी से चलने लगी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने कदमों पर ज़रूर खड़ी होती नज़र आ रही है। बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज में। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया ने एक पीस मेकर की हैसियत से उसको तस्लीम किया है और पाकिस्तान के माशी वक़ार में ज़बरदस्त और शानदार हमने बेहतरी देखी है हालिया दिनों में। इसके साथ साथ पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री निज़ाम मुश्तरका तौर पे एक मजबूत और ठोस अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए यह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर माहौल है। पाकिस्तान के लिए हर सूरत में ये वो ज़माना है, वो वक्त है, वो अपॉर्चुनिटी है जो कि मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। पिछले 4 साल पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी का मरकज़ स्टेबलाइजेशन रहा था, लेकिन अब हुकूमत की तवज्जो ग्रोथ की तरफ मुंतकिल होती दिखाई दे रही है। गोया इस साल का बजट एक अहम तब्दीली का इशारा भी दे चुका है। इस तब्दीली की वजह भी एक बिल्कुल वाज़ेह है। इकॉनमी के कई बुनियादी इंडिकेटर्स पहले के मुकाबले में बेहतर होते नज़र आए हैं। 11 महीने की एवरेज इन्फ्लेशन 6.7% है आज। डॉलर तकरीबन 3 साल से 280 रुपीज़ की सतह पर बरकरार है। एक्सचेंज रेट अपनी जगह बरकरार है और 3 साल हो गए। इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% से कम होकर 11.5% तक आ गया है, जो कि आधा हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि रेमिटेंसेज भी रिकॉर्ड सतह तक पहुँच चुकी हैं और उम्मीद यह है कि इस साल के फाइनेंशियल क्लोज तक पाकिस्तान के रेमिटेंसेज रिकॉर्ड $42 बिलियन तक पहुंच सकती हैं। इसी दौरान मूडीज़, फिच, S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर की है। पाकिस्तान 4 साल बाद दोबारा इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में गया और यूरो बॉन्ड को तवक्के से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। ये तमाम इशारे बताते हैं कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी की बुनियाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है और इस वक्त इकॉनमी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन सब अच्छा नहीं है। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पिछले 20 साल से तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर के दरमियान फंसी हुई हैं। यही वजह है कि एक वक्त में जीडीपी के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स का तनासुब 16% था, जो अब तकरीबन 10% तक आ चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर भी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। मौजूदा फर्स्ट फिस्कल ईयर के पहले 10 महीने में बराह रास्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में 44% कमी आई, बल्कि बहुत कमी है वो, और उसका जिक्र भी ना करें तो बेहतर है। इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह 7.1% हो चुकी है और तकरीबन 5.9 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इस तरह सेविंग्स की सूरत हाल भी हम पाकिस्तानियों की बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में सेविंग रेट्स 3 दिहाइयों 30 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त खड़ा है। शहरी अपनी आमदन के हर 100 में से सिर्फ 6 रुपये बचा रहे हैं। ताहम इन हालात में बजट कुछ रिलीफ फराहम करने की कोशिश करता नजर आया है और जिसमें कोई बड़ा नया टैक्स मुतारिफ नहीं हुआ है। सुपर टैक्स ख़त्म करके कॉर्पोरेट टैक्स को रिलीफ मिला है। ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट सेक्टर, रियल एस्टेट और सैलरीड क्लास के लिए सहूलतें भी इस बजट में मौजूद थी। इसीलिए इस बजट के बाद एक फील गुड फैक्टर हमने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर में देखा है। IT एक्सपोर्ट्स पर इनकम टैक्स की छूट को मजीद 3 साल के लिए बढ़ाया गया, कंसेशनरी फाइनेंसिंग रेट्स कम किए गए और दीगर इंसेंटिव भी बरकरार रखा गया। इसका मकसद यही नज़र आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को सहारा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट बहाल किया जाए और इकॉनमी का इंजन तेज़ चले। हुकूमत को यकीन है कि ये इक़दामात नताइज भी देंगे। कल हमारे प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के मामले ख़ुसूसी बराए सनअत और इंडस्ट्रीज़ और प्लानिंग हारून अख्तर खान ने GDP, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुकूमत की तरफ से कई अहम दावे भी किए हैं। ये जो सारे इस वक्त बेनिफिट्स दिए गए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, दिस इज गोइंग टू ट्रिगर ए
गुड एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट। मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में, वी विल क्रॉस द 4% ग्रोथ एंड वी विल क्रॉस द $32 बिलियन टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले पाकिस्तान से जनरेट होगी और ये मार्क माय वर्ड, उसके बाद चीन से होगी। चीन से जितनी लार्ज स्केल इस वक्त इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल्स आ रही हैं, जिसके अंदर स्टील मिल भी है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर भी है, उसके अंदर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उसके अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इट इज इमेंस। बिलाशुबा हुकूमत की इकोनॉमिक डायरेक्शन बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन असल इम्तहान अब एक्सिक्यूशन का है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सेविंग्स वो शोबे हैं जहाँ नंबर्स अब भी बहुत कमज़ोर है। जब तक इन सेक्टर्स में वाज़ेह बेहतरी नहीं आती, तब तक ग्रोथ का सफ़र शुरू भी नहीं होगा और तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस इन्वेस्टर्स और आम पाकिस्तानी सब इसी मरहले का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी की असल ताकत बिलाखिर उन्हीं शोबों की कारकर्दगी से सामने आएगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एक बहुत ही उम्दा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, इससे अच्छा पैनल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के टॉप 3 CEOs हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से मोहतरम मुसद्दिक जुल्करनैन, चेयरमैन हैं इंटरलूप पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के शाहकार मॉडल हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त इंटरलूप ने काम दिखाया है और इकॉनमी के दूसरे शोबों में भी इंटरलूप एक्टिव है। हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिफ पीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सिस्टम लिमिटेड, पाकिस्तान की शाहकार IT इंडस्ट्री और बेहतरीन पाकिस्तान का मॉडल है IT किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिस्टम्स पाकिस्तान का हर सूरत में एक सरताज है। इस पे बात करने के लिए मज़ीद हमारे साथ है जनाब इम्तियाज़ गदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट और माशी माहौल पे इम्तियाज़ गदर साहब की और अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की बहुत गहरी निगाह है। सबसे पहले मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, आपसे हम इब्तदा करेंगे और सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि अब हम एक नए सफ़र पे जाने की बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत एक वो मौका है जब एक नया जन्म ले सकती है और हम हर लिहाज से एक वे फॉरवर्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इकॉनमी को बेहतरीन तरीके से रिस्टोर करने में। लेकिन हमारा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज जो है हमारे इनफ्लोज हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है और उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 10 साल से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टक हैं। हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से अपनी एक्सपोर्ट्स के से दो चार हैं और 28, 29, 30 बिलियन, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दिए हैं इस बजट के अंदर, तो क्या हम नेक्स्ट ईयर फिर इन्हीं एक्सपोर्ट्स का रोना रोते रहेंगे मुसद्दिक जुल्करनैन साहब, या हमें अब बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बड़ी अच्छी तहमीद बांधी है। पहले तो मैं आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट के डायरेक्शनली एक अच्छा बजट दिया है। और जो इसमें मैं चीज़ बहुत पसंद कर रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने बिला वजह एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देने की कोशिश नहीं की, जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ की वजह से हम दोबारा किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं। और अगर गिवन द फिस्कल स्पेस जो हमारे पास है, IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, इनहांस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हुए जो फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास थी उसमें उन्होंने जो सहूलियात दी हैं वो यकीनन काबिल सताइश हैं। आपने एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया, यकीनन एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है। और इस बजट में यकीनी तौर पे हुकूमत ने एक्सपोर्ट सेक्टर को कुछ रिलीफ फराहम की है, तो इस लिहाज से मगर तो नहीं बढ़ा। मुसद्दिक साहब, हमें तो चाहिए नंबर्स, हमें तो ये सुनना है कि जी के बहुत हो गया 28, 29, 27, 29, 30, अब हम 34 की, 33 की, 35 की बात करें। सिर्फ ये सिंपल नंबर्स में हमें बता दीजिए कि ये ठीक है कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो फ़र्क हो गया, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को तो नंबर्स चाहिए, वो कैसे ठीक हो गया? इतनी बड़े अब आपको इंसेंटिव्स दिए, आपसे मतलब आपकी कम्युनिटी को, वो तो अब हमें ट्रांसलेट होना चाहिए ना नंबर्स के अंदर बेहतर, कम से कम 32-33 तो हो। जी कामरान भाई, उसमें ऐसा है कि देखें हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना पड़ता है। अगर आप अपने एनर्जी रेट्स देखें, अब हमारी जो लेबर की कॉस्ट है उसमें बेशुमार ऐसी लेवीज हैं कि हमारी जो लेबर की टू कॉस्ट कंपनीज को पड़ती है वो बांग्लादेश के मुकाबले में 60% ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। ऊपर से अब सब लोगों पे, हम पाकिस्तान पे भी और बाकी मुल्कों पे भी USA ने 10% टैरिफ लगा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। $4 बिलियन, $5 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हो सकती है। हमें थोड़ी सी हुकूमत से थोड़ी सी और मदद की ज़रूरत है ताकि लोगों के पास सेविंग्स इतनी हो कि वो री इन्वेस्ट करें और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं।
और मुझे यकीन है कि अगर ये मुसद्दिक साहब वो हम करेंगे। हमने तो ये सारी ज़िंदगी ये देखा है कि दिया ही है, यहाँ तो ज़ीरो टैक्स रिजीम भी हमने देखी है, सब कुछ दे दिया, मगर वो हम उस लेवल से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप देखें इस वक्त जो टैक्स है वो 1% जो मिनिमम टैक्स था उसको बढ़ा के 1.25 कर दिया है। मगर अगर आप कंपेयर करें, इस वक्त एक्सपोर्ट्स पे टर्की में 9% टैक्स है, बांग्लादेश में 10 से 12% है, श्रीलंका में 15% है, वियतनाम में 20% है। अब टैक्स की रेट अगर कम होगा तो उससे आपकी कैपेसिटी सेविंग्स की कंपनीज में पैदा होती है कि वो री इन्वेस्ट करें। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि आपके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1.25% तो आपने मिनिमम टैक्स कर दिया है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 29 से 15 कर दें सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, तो इतने ज्यादा पैसे आप री इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक कामरान भाई, एक और चीज में उसके बाद आपको क्विकली सर, क्विकली प्लीज। हाँ जी, जो आपने अभी बात की कि पाकिस्तान का इमेज बड़ा है और पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, इसका एक फायदा हम ये उठा सकते हैं कि हम यूएसए को ये रिक्वेस्ट करें, फील्ड मार्शल साहब ने बहुत रोल प्ले किया है, प्राइम मिनिस्टर ने रोल प्ले किया है कि जो हमारे पे 301 के 10% टैरिफ्स हैं, अगर वो रिमूव कर दें तो पाकिस्तान से डिमांड में बहुत इजाफा हो सकता है। तो आसिफ पीर साहब ये बताइएगा कि बहरहाल एक चीज़ हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं, चैलेंज भी है, तमाम माहौल है और एक बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसने हमें बहुत बेहतरी उसमें दिखाई है। डेफिनेटली आई एम श्योर कि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के जो भी इकॉनमी के क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें बेहतरी के लिए मौका इस वक्त है, अपॉर्चुनिटी है। और पिछले 3-4 साल से जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे इम्प्रूव हुए हैं, बेहतर हुए हैं। क्या स्कोप आप देख रहे हैं आगे चल के, और उसको फर्दर उस पोटेंशियल को हम यूज़ कर सकें, उसको हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब शो में मदद करने के लिए। बहुत आई थिंक आपने जो मुसद्दिक साहब ने कही, आपने भी कहा कि इस वक्त हमारा पीस मेकर का स्टेटस, और मैं हमेशा आपके शो में भी आके और हमेशा कहता हूँ ब्रांड पाकिस्तान, राइट। सो ब्रांड पाकिस्तान जो आज है वो आई थिंक मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एटलीस्ट नहीं देखा कि इतना अच्छा इमेज। एंड आई थिंक मैं इसके लिए डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब, जो हमारी परसेप्शन और रियलिटी में बदला है कि रियलिटी में वी शोड टू द वर्ल्ड दैट व्हाट हु वी आर, एंड आल्सो द बजट स्पेशली फॉर आईटी सेक्टर एंड द सैलरी क्लास। आई थिंक ये क्योंकि हमारे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने दोनों बहुत रिक्वेस्ट की थी। एंड आई थिंक वेरी थैंकफुल कि ये FTR की रिजीम 3 years का रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 5 years, बिकॉज अगर आप एक साल एक्सटेंड करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनता। एटलीस्ट नाउ द पॉलिसी कंसिस्टेंसी इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। सो ये आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इसको यूटिलाइज़ करके और फर्दर हमें अगर आप कहें मैं खुश हूँ इन नंबर से, ग्रोथ से एक्सपोर्ट्स की, तो मैं तो कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये जो ग्रोथ हो रही है ये अभी भी कुछ भी नहीं है। अगर 10-20% ग्रोथ हो रही है तो इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और आई थिंक इस वक्त ख़ास तौर पे ये मोमेंटम कभी नहीं मिला, क्योंकि हमें पाकिस्तान को ये कहा जाता था कि यार पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़, पाकिस्तान में पाकिस्तान इज़ नॉट द कंट्री वेयर वी कैन इन्वेस्ट। बट अब इस वक्त हम धड़ल्ले से जाके कह सकते हैं US में भी इवन कि लुक वी आर नॉट एट द बैक फुट के दैट काफ़ी है, पाकिस्तान कहना भी काफ़ी है। आप हैं, मुसद्दिक साहब हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, आप पाकिस्तान कहें, फर्दर आपको एक्सप्लेन नहीं करना जो तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आई थिंक हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है GCC में भी। अमेरिका इज़ ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा देखें एक्सपोर्ट है, आईटी ग्रोथ, आप जो भी चीज़ देखते हैं आई थिंक इवन जो US की स्टॉक मार्केट है वो 74% और 73% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप है, राइट। सो जिस तरह के IPOs आ रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह की AI की ग्रोथ हो रही है वो दुनिया में कहीं नहीं है, कोई सिलिकॉन वैली नहीं है। और तो वहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा भी चांस मिलता है इट कुड बी मैसिव, राइट। और दूसरी साइड पे GCC की मैं बात करूँगा, स्पेशली सऊदी अरब। सऊदी इन्वेस्ट आपने देखा है कि यूमेन बनाई है उन्होंने, AI। अभी इस वक्त हम सबको इस वक्त इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसी तरह सऊदी के साथ डिफेंस टेक, साइबर रेजिलियंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, थ्रेट predictions, all of these defense tech is a huge field.
and we have defense agreement with them. If We have the capacity and we have the capabilities and all. Yes, and also we have the pact with the government, Saudi government as well. Defense pact है. Defense pact है. उसके अंदर अगर आप defense tech उसको leverage कर सकते हैं. leverage करके आपकी employment भी create होगी, हम IPs बनाएंगे और इस IPs को AI के जरिए आप दूसरी ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग, उसकी वैल्यू डिफरेंट है कि वो एक वैल्यूएशन का गेम है, इट्स नॉट लाइक अबाउट. एंड सिमिलरली हम लोग AI का जितने भी देखें, हर कंट्री अपना सॉवरेन AI बना रहा है, अपने डेटा सेंटर्स बना रहा है. तो आई थिंक जितनी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो सकती है AI के लिए, डेटा सेंटर्स में, और प्लस अपने लोकल, जिस तरह हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लोकल इंडिया में भी बन रहे हैं, वियतनाम में भी बन रहे हैं, चाइना में भी बन रहे हैं, हर कंट्री अपना मॉडल बना रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन somebody's else, right? स्पेशली इस तरह स्पेस में भी आप स्पेस भी अपनी नहीं यूज़ करते, right? तो how can you build those things, right? Satellite systems, right? So satellite, defense tech, AI. And if you invest all in these three technologies with public-private partnerships, government, जितना invest कर सकते हैं करें. मैंने तो ये भी एडवाइस दी थी कि जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि प्राइम मिनिस्टर आके लैपटॉप्स देते हैं, मैंने कहा अब वो ज़माना गया, अब आप AI के टोकन्स दें लोगों को. आप टोकन मैक्सिंग की बात करें कि यंग बच्चों को दें AI टोकन जो वो यूज़ करें और इनोवेशन करें और मुल्क में तरक्की लाएं, बिकॉज अब AI ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड कामरान साहब कर दी है. अब ये नहीं है कि हमारा बच्चा वहाँ के बच्चे से बहुत मुख्तलिफ है. अगर वो सीखना चाहे with the AI platform and the tooling that is available, if we give them tokens. True game changer. ये वो एवेन्यू है जो कि गेम चेंज कर देगा. प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ की बात करनी है ना. देखिए, हमें ये सब्सिडी लेड ग्रोथ से प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ की तरफ बात करनी है, और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से निकल के इकोनॉमिक विजन की बात करनी है. देखिए, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज बजट बैलेंसिंग, इतना डेफिसिट है, इतना गैप है, इतने आप ये कर लें, वो कर लें. बट आई थिंक व्हेन यू हैव इकोनॉमिक विजन, then you translate to productivity-led growth, then you build the digital infrastructure, then you build the cashless economy, then you bring the fintechs into the world, because this is the potential. because आपका टैक्स टू GDP रेशियो इंप्रूव ऐसे नहीं होगा जब तक आप डिजिटल सप्लाई चेन नहीं करेंगे, जब तक आप डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री नहीं करेंगे, जब तक आप कैशलेस नहीं लेके जाएंगे. नंबर थ्रो करने से तो टारगेट्स नहीं अचीव होते. स्पेशली इन FBR, आई थिंक आपको मैंने पहले भी कहा था, इतना डेटा जनरेट होता है. अगर FBR चाहे तो डेफिनेटली, विच दे आर डूइंग इट, आई एम श्योर, आई हैव बीन सीइंग इट, it is to working towards transformation. of course मैं तो हमेशा कहूँगा कि और पोटेंशियल है, और उसको ऑटोमेट करें, और AI के थ्रू, डेटा के थ्रू लोगों को और टेक्स्ट नेट में लेके. वहाँ तो प्रॉब्लम है ना, जिस मुल्क में 12 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है, इसका मतलब है प्रॉब्लम है ना. कैशलेस इकोनॉमी तो नहीं है ना, डिजिटल सप्लाई चेन नहीं है ना, तो थोड़ी करके इंप्रूव करें. एब्सोल्युटली. इम्तियाज़ गदर साहब, आप जिस जगह पे बैठे हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड आप इकोनॉमी को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं. ये जिस चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितनी आपको लग रहा है कि ये वाकई एक अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डायरेक्शन को, एक इकोनॉमिक डायरेक्शन को हम एक बहुत ही मीनिंगफुल उसमें हम चेंज ला सकें? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कामरान साहब. बट आई थिंक आपने जिस तरह समराइज़ किया, इट इज़ डेफिनेटली एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का टाइम आया नहीं है. आपने कहा जहाँ हम बैठे हैं कैपिटल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में स्पेशली, क्या ये चीज़ अप्रिशिएट हो रही है? तो अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखें पिछले 3 साल का, तो एक टाइम था 2023 में जहाँ पर मार्केट एक 40,000 के लेवल पे स्टैगनेंट थी. आज वो 180,000 पे, वहाँ से 4.5 टाइम्स ग्रो करके आ गई है. लेकिन हम फिर भी इसमें हाईलाइट करते हैं कि इस रिकवरी का ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है सिक्लिकल था, बिकॉज 2023 का लो बहुत अनप्रेसिडेंटेड था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, सारी चीज़ों के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो होने के बराबर था. इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में भी आपने बात की शुरू में कि इस बार अच्छी पजीराई मिली बॉन्ड को. एक टाइम था जब सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बात होती थी कि उसका रेट बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर हो गया था कि कोई लेने वाला नहीं था उसको. आई थिंक वो रिकवरी मार्केट ने तो अप्रिशिएट की है, बट आई वुड से कि ये अभी भी ज़्यादा जो रिकवरी है सिक्लिकल रही है, क्योंकि वो लो बहुत ज़्यादा था. अगर जैसे मार्केट में ख़ासतौर पे P मल्टीपल्स बहुत यूज़ होते हैं मार्केट को डिटरमाइन करने के लिए कि मार्केट किस स्टेज पे है, तो जनरली अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे ना, तो एक टाइम होता था जब 5 टाइम्स P मल्टीपल होता था तो एक नो ब्रेनर होता था कि यहाँ पर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए. एवरेज होता था 8 का, और ओवर हीटेड होती थी वो 12 पे. 2023 में हम 3 के मल्टीपल पे चले गए.
आज इस सारी रिकवरी के बाद भी बिकॉज ऑफ अर्निंग्स जो तुम 8 के मल्टीपल पे हैं। तो जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि क्या Potential अप्रिशिएट बहुत किया, है। मार्केट ने अप्रिशिएट तो किया है, बट रिफॉर्म की अपसाइड अभी भी बहुत बड़ी है। सही है। तो अभी तो आपने अपने लॉन्ग टर्म मीन को कन्वर्ज कर दिया बिकॉज ऑफ द सिक्लिकल रिकवरी। अब जब हम जहाँ पर खड़े में, जैसे आपने बात की कि ये टाइम शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नहीं आया कि जहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत ही अलग लेंस से देखा जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, आई थिंक वो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस रिकवरी को टेम्पररी ना होने दें। हमारे पास पहले भी इस तरह के, मैं ये तो नहीं कहूँगा इससे कंपेरेबल, बट कुछ मौके आए हैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा बढ़ के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बट हमने उस वक्त शायद शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज कर दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो पाकिस्तान का एक नया रोल उभर के सामने है कि वी यूज़ इट फॉर द रिफॉर्म्स, तो उससे होगा ये कि 8 विल नॉट लुक लाइक एन एक्सपेंसिव मार्केट, 8 टाइम्स अर्निंग्स। लोग कहेंगे यार 8 तो होना चाहिए जब हालात बुरे हों, क्योंकि अब पाकिस्तान की रिफॉर्म इतने बेहतर हो गए कि शायद 10 शुड बी द बेस केस, 12 शुड बी द गुड टाइम्स, 15-16 पे महंगे होने की बात करेंगे। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है जिसको रियलाइज़ करके अगर हम कैश करते हैं तो मार्केट में आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगा। 100% तो अभी इस यहाँ से एक आसान सफ़र है कि आपको ज़रूर हासिल करना चाहिए। इतनी ग्रोथ का पोटेंशियल तो सामने नज़र आ रहा है। बिल्कुल, आपको रिफॉर्म्स पे फोकस करके ये रिकवरी को इंश्योर करना है कि जो आपने पिछले 3 साल में गेन किए, जैसे आपने बात की स्टेबिलिटी से हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बट सस्टेनेबल ग्रोथ, मेक श्योर दैट इज बैक्ड बाय रिफॉर्म्स, कि ये ना हो कि फिर हम थोड़े से ओवर एक्साइटेड हो जाए और ऐसी कोई चीज़ कर दें जिससे सारे गेन्स अनरेवल हो जाए। सही है। पहले मुसद्दिक साहब ये फरमाइएगा कि इकॉनमी के पूरे एक स्पेक्ट्रम पे आप लोग काम भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त के हमारे लिए एक वो ज़माना है, वो मौका है हमारी इकॉनमी में, वो बेसिक इब्तदा जो मजबूती की है वो हुई है, हमारा इंटरनेशनल इमेज बेहतर हुआ है, हम ओवरऑल जो है हम कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं देख रहे हैं, कोई बहुत बड़े धरने वगैरह आजकल नहीं होते। तो ये पूरा माहौल जो है इसको लेवरेज करें कि हमारी इकॉनमी में एक गेम चेंजिंग की सूरत हाल नज़र आए, और जिसके लिए हमारे दोनों आसिफ पीर साहब ने और इम्तियाज़ गदर साहब ने, आपने भी पहले बात की थी कि हमें रिफॉर्म्स जो हैं वो उसमें करने की भी बहुत गुंजाइश है। ख़ास तौर पे जो हमारा रेवेन्यू सेक्टर है, अभी भी हम 10% हमारा टैक्स टू जीडीपी है, वो पता नहीं वो भी कितना सही है कितना सही नहीं है। अभी भी हमारी 12 खरब की कैश इकॉनमी है, हम काम कर रहे हैं। अभी भी हम डिजिटल इकॉनमी कह ही नहीं सकते कि हम उसके आसपास हैं, हम कह नहीं सकते कि ये कैशलेस इकॉनमी के हम कहीं आसपास जा सकते हैं, हम कह नहीं सकते कि जी के हमारे रेवेन्यूज़ जो है वो प्रॉपर हैं। जब आप कुछ 500 बिलियन के आपको आप जो हैं वो रिफंड्स रोक लें और आप ना पे करें, और फिर उसके बाद आप ऑटो पे आपका काम चल रहा हो, विद होल्डिंग टैक्स से काम चल रहा हो, आपके पास एक बड़ी नंबर्स जो है वो आपके कमर्शियल सब्सक्राइबर्स हो गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के, मगर वो रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो नंबर्स में, अकाउंट होल्डर्स हो और वो मैसिव नंबर हो और वो रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो, तो इसका मतलब ये कि गुंजाइश तो बेपना है। और ये गेम चेंजिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन रिफॉर्म्स के बगैर तो मुसद्दिक साहब नहीं मुमकिन है ना। आप क्या इसमें ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आपने कहा कि 12 ट्रिलियन की हमारी कैश इकोनॉमी, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें से आप 4.5 ट्रिलियन का सेल टैक्स और इनकम टैक्स निकाल सकते हैं अगर ये डॉक्यूमेंटेड हो जाती। तो अब जो आई थिंक अब ये मौका है इस वक्त हुकूमत के पास भी और अवाम और हमारे पास भी। देखें, इस पिछले 3 साल में जो स्टेबलाइजेशन हुई है इसमें अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है, सैलरीड क्लास ने बड़ी कुर्बानी दी है, जो डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने इस सारे वेट को किया। अब हम सबको अपने मुल्क पे फेथ होना चाहिए, और एट द सेम टाइम एफपीआर में जो डिजिटाइजेशन हो रही है, फेसलेस असेसमेंट है, इसके जरिए मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से 1 से 1.5 ट्रिलियन के ये और टैक्स जनरेट कर सकते हैं। जो अमीर आदमी है, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि वो टैक्स नहीं देता, जो लोग टैक्स फाइलर भी हैं वो भी टैक्स नहीं देते। और जैसे आपने एक और इशारा, तो ये साल जो है ये इन रिफॉर्म्स का साल होना चाहिए। इसमें देखें जो हमारा सेविंग रेट, जैसे आपने फरमाया, अगर आपने 5 से 6% की जेन्युइन ग्रोथ करनी है तो 20% सेविंग ग्रोथ होना चाहिए। आपका जो हमारे लोग जो हैं वो पैसे को गोल्ड में पार्क करते हैं, रियल स्टेट में पार्क करते हैं, फॉरेन करेंसी में पार्क करते हैं, क्योंकि हमारे सेविंग रेट्स जो हैं, पहली बात तो डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, इतनी सेविंग ही नहीं। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर इस पे हुकूमत काम करती है, और हमारे बिजनेसमैन को भी और पैसे वाले आदमियों को भी इस मुल्क पे फेथ होना चाहिए कि अब जो हमें एक हमेशा खदशा रहता था कि जी पाकिस्तान का नाम कैसा है, आज हम फख्र से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, हम बिलियंस ऑफ डॉलर की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल को जो गवर्नमेंट ने बड़ा मुहतात 4% ग्रोथ दी है, इसको रिफॉर्म्स का ईयर समझना चाहिए। ये टैक्स में रिफॉर्म्स करें,
अपने एक्सपेंसेस में तो बहुत ज्यादा कमी नहीं कर सकते, मगर उसको कम से कम सिंबॉलिकली कर सकते हैं सर, ये तो ना कहे कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं करना मतलब चाहते हैं, फेडरल गलत बात है। जी 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 पेंशन रिफॉर्म्स करें ताकि जो पेंशन का लोड है वो कम हो जाए, बीआईएसपी को प्रोविंसेस को ट्रांसफर करें और इन चीजों को, ताकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर से लोड कम हो, हमारी सेविंग्स बढ़े और हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े, और जो सैलरीड क्लास है और जो डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर है उन पे से लोड कम हो, और ताकि ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, ज्यादा फिस्कल स्पेस होगी तो हम ज्यादा इंसेंटिवाइज कर सकेंगे। तो पाकिस्तान है, जैसे आपने फरमाया और आसिफ पीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखें ये अब हमारा जो फर्क था बाकी मुल्कों के साथ वो खत्म हो गया है ये के आने से। एक चीज जो और मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, जो मैं हर जगह कहता हूँ कि पाकिस्तान का HDI वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारा 0.544 HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 168 और तो 193 है। हमें हुकूमत को पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए और जो बच्चे हैं हमारे स्टंटेड हैं उनकी पढ़ाई में आउटकम्स को बेहतर करने के लिए, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। जब तक हमारी HDI इंप्रूव नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उन ज़हनी तौर पे और फिजिकली दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, एंड वी कैन एक्चुअली टर्न दिस, जो हमारा यूथ बल जाए इसको हम बहुत बड़े डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इस चीज पे सोचें। तो मुझे तो पाकिस्तान पे बड़ा फेथ है, इंशाल्लाह ये साल जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, जैसे कि आपने फरमाया कि एक चीज़ आपने कई बार उसका जिक्र किया कि भाई कैशलेस इकॉनमी हो, हम अपने आप को डिजिटाइज करें। औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन पिछले साल से और इस साल के दरमियान मुझे तो कोई लग नहीं रहा कि हमारी इकॉनमी में जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें नज़र आ रही हो, वो डिजिटाइज हो रही हो, वो डॉक्यूमेंट हो रही हो। आई थिंक जैसे आपने अर्ज़ किया, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टम्स आई थिंक FBR इज़ इन्वेस्टिंग, आई थिंक लास्ट इन्होंने कंसल्टिंग कंपनी भी इंगेज की हुई है, एंड आई थिंक दे आर कमिंग अप विद द प्लान्स। बट अब इम्प्रूवमेंट ये साल जो हम बार बार मैकेंजी से भी रिपोर्ट आ गई, ये वर्ल्ड बैंक के पैसे भी आ गए, मगर निज़ाम नहीं आया। निज़ाम तो सर इन्फोर्समेंट है ना, एग्जीक्यूशन है। देखिए सिस्टम अगर आप बना भी लें, फेसलेस भी बना लें आप, जो जिस तरह आपने टोबैको इंडस्ट्री में देखा कि वो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो पूरा लॉन्च किया और उससे काफ़ी बेहतरी हुई, इन्फोर्स किया तो बेहतरी हुई ना। देखें टोबैको में आपने देखा इंप्रूवमेंट हुई, फिर इन्होंने सीमेंट में लगाया, शुगर, तो उसके नंबर्स आए। तो जहाँ FBR इन्फोर्स करती है ये चीज़ें, वो बेहतर नंबर आएंगे। देखिए डेटा मौजूद है, ये सारा डेटा अगर आपके पास मौजूद हो तो आप किसी की इनकम का ट्रेंड नहीं निकाल सकते कि कितनी इनकम उसकी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए बेस्ड ऑन हिज एक्सपेंसेस और कितना वो टैक्स फाइल कर रहा है। ये कितना मुश्किल हो सकता है? ये मुश्किल तो नहीं है आई थिंक, और काम हो रहा है, लेकिन इन्फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी बात वो तो रिजल्ट से आएगा। जो आपने एक बात कही ना शुरू में कि नंबर्स विल टेल अस एवरीथिंग, राइट। इम्तियाज़ साहब ये बताइएगा कि ये जो हमारी आइडल कैपेसिटी की बात की, अभी तो हमारी कैपेसिटी जो हमने बिल्ड की थी वो ही जितनी हम इस्तेमाल करते थे वो भी आधी हो गई है। हमारी सीमेंट आधी हो गई, हमारी स्टील आधी हो गई, हमारी तमाम बड़ी क्रिटिकल जो है चीज़ें आधी हो गई। हमने टर्फ में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, इतने सस्ते हमने जो है वो क्रेडिट्स दिए थे, उसमें कैपेसिटी लगी थी, वो पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही है। अभी तो हमने जो जहाँ पे पहुँचे थे वहाँ से आधे हो गए। चले अब हमें होश आया है, तो ये रैपिडली जो ये आइडल कैपेसिटी है, ये कितनी तेज़ी से जो है हम इसको पूरा कर सकते हैं? तो कामरान साहब, इसमें यही है कि जो हालात थे, आई थिंक उसका ये तकाजा था कि गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली एक IMF प्रोग्राम का भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी इकॉनमी को स्लो डाउन करेंगे। ऑब्वियसली जब आप स्लो डाउन करते हैं तो सारी चीज़ों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्योरेटिकली नीचे जाती है। अब अगर आप देखें ये जंग के अगर पिछले 6 महीने निकाल दें तो अगर आप नवंबर दिसंबर में भी गवर्नमेंट के स्टेप्स देखें जो PDL के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, जो बाकी रिलीफ, तो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट के रेडार पे है कि अब ग्रोथ की तरफ जाना है। ऑब्वियसली देन यू कांट ब्लेम देम कि अब ये जंग का माहौल आ गया, ऑयल $120 हो गया, तो दोबारा अब हम स्टेज में आ गए जहाँ पर डैमेज कंट्रोल की तरफ हम जा रहे थे। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली विल पिक अप एज स्लोली एज वी गो टुवर्ड्स ग्रोथ। अब यहाँ पर वही डिलेमा है, क्या ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगले साल डबल कर दें तो देन द इकॉनमी विल ओवरहीट और हम दोबारा उसी स्पाइरल में चले जाएंगे। अब वो क्या बैलेंस है कि जहाँ पर उसमें ग्रोथ भी लाई जाए और इस स्पीड से लाई जाए कि ओवरहीट ना हो। आई थिंक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और इस बजट में भी आपको नजर आया कि उन्होंने कोशिश यही की कि एक तो जिन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था इन द बैड डेज,
सैलरीड से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैक्सेस लिए थे, कॉर्पोरेट से एक्सेसिव टैक्सेस लिए थे, तो वहाँ पर थोड़ा रिलीफ पास ऑन करने की कोशिश की है, थोड़ा सा ग्रोथ को लाने की कोशिश की। बट आई थिंक अभी भी फार्मूला शायद यही चाहिए होगा कि बहुत एम्बिशियस ना हो जाए ग्रोथ पे, क्योंकि एम्बिशियस अगर हम हो गए ग्रोथ पे, हम दोबारा वही गलतियाँ करेंगे, वही इकॉनमी ओवर हीट होगी, सारे इकोनॉमिक प्रेशर्स जो आपने बात की कि कम होते हुए नजर आए, वो दोबारा पाइल ऑन हो जाएंगे। तो मुसद्दिक साहब, ये जो गवर्नमेंट ने बजट में कंसेशंस दिए या जो भी स्टेप्स लिए हैं, ये हीट अप नहीं करेंगे इकॉनमी? जो आपका एक कंसर्न है कि किसी सूरत से अब 4 बस अच्छा किया आपने, 4 से ज़्यादा नहीं रखी और 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये एक जो घबराहट है ये आपकी बरकरार रहेगी? 4% पे ग्रोथ अगर गवर्नमेंट ने रखी है, और ये जो हम जो तमाम इकदाम बात कर रहे हैं कि शायद इससे जो है वो 5% हो जाए, 5.5% हो जाए, आपके लिए वो कंसर्न की बात होगी? देखिए कामरान, ग्रोथ ज्यादा होना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, मगर अगर वो प्रोडक्टिव ग्रोथ हो। हमने आज तक पाकिस्तान में जब भी ग्रोथ देखी है वो सब कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। हमने कंजम्पशन के लिए वायल खोल दिया, कंजम्पशन लेड ग्रोथ आई और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और फिर हम दोबारा IMF के पास चले गए। आपको मुशर्रफ का दौर देख लें, उसके बाद का दौर देख लें, ऐसे ही हुआ है। आप कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ जब जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। प्रोडक्टिव ग्रोथ इज ऑलवेज गुड, और गवर्नमेंट ने ये देखा है कि इस वक्त अगर ये इससे ज्यादा ग्रोथ टारगेट करते हैं तो शायद कंजम्पशन लेड ग्रोथ आ जाए और उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा। इस वक्त तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हमारी रिमिटेंसेस बड़ी अच्छी हैं, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। सस्टेनेबल मॉडल यही है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज को बढ़ाएं। जो अभी बात आसिफ साहब कर रहे थे, देखें हमारे 3 से 3.5 मिलियन बच्चे एम्प्लॉयबल एज में हर साल दाखिल हो रहे हैं, और उसके लिए हमें 5 से 6% कम से कम ग्रोथ चाहिए उनको करने की। ग्रोथ तो चाहिए ना मुसद्दिक भाई, वो बात आपने खुद ही कह दी कि जी के ये 20 लाख हैं जो हमारे यूथ हैं जो कि 1 साल के अंदर जॉब में दाखिल होते हैं, जिनको जॉब की जरूरत है। 30 लाख जी, तो अब ग्रोथ के बगैर तो वो नहीं होगा ना, आपको किसी ना किसी सूरत से। आसिफ भाई आप बताइए प्लीज़। जी, आई थिंक हमें बिल्कुल ग्रोथ चाहिए। आई थिंक मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा कि अगर आपकी ग्रोथ आप कम करते रहेंगे तो बिजनेस में भी, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं अपना टारगेट कह देता हूं मैं 2% ग्रोथ करूंगा तो मैं तो फारिग हो जाऊंगा, राइट? कोई भी बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता। तो हम अपने ग्रोथ टारगेट्स डबल डिजिट में रखते हैं एज अ बिजनेस। तो गवर्नमेंट, आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ओवर हीटिंग एंड ऑल अदर स्टफ, लेकिन स्टिल इसके बावजूद हमें इन सेक्टर्स पे तवज्जो देनी है जिससे ये एक्सपोर्ट जल्दी बढ़े, राइट? और हमें ये अपनी लो हैंगिंग फ्रूट्स, आई थिंक वाइल वी हैव द कंपटीशन प्रेशर, कंपेटिटिव प्रेशर जो वो कह रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचे कि किस तरह मैं compete कर सकता हूँ इन दिस सर्कमस्टेंसेज एज वेल, एंड हिम्मत करके अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर करके, वैल्यू ऐड करके, सेलिंग बेहतर करे, ब्रांडिंग बेहतर करे, प्रीमियम थोड़ा सा चार्ज कर सकते हैं। आई नो वी आर कम्पीटिंग इन ग्लोबल स्पेस, हमें भी यही तकलीफ होती है कि अगर दूसरे, हम तो सारा दिन compete ही कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट इज़ द नेम ऑफ द कंपटीशन, राइट? देयर इज़ नो अदर वे। बट अगर हम ग्रोथ को नहीं करेंगे तो आपकी जॉब्स भी नहीं क्रिएट करेंगी और आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा गड़बड़ रहेगी। आप रेमिटेंस से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकते। इस रेमिटेंस में मैं आपको ये बताऊं कामरान भाई, IT सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे बच्चे जो बाहर गए हैं जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, RD अकाउंट्स में भेज रहे हैं, क्योंकि आपकी फ्रीलांसर इकोनॉमी हीटअप हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ का एलिमेंट है और होती रहेगी, विच इज़ गुड। और ब्रेन ड्रेन भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर लोग बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं, वी स्टिल वांट टू प्रोटेक्ट देम। बट अगर किसी को जाना है और वो अच्छी जॉब उसको मिलती है, अच्छे पैसे, वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है तो वो बिल्कुल बदले। आई थिंक उसमें तो कोई अपॉर्चुनिटी है। बट हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। अगर सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट प्रॉब्लम अगर आप कहें, 2.5 to 3 मिलियन किड्स इफ कमिंग टू एजुकेशन, इवन एजुकेशन, लेबर, आपको हर तरह की आपको जॉब क्रिएट करनी है। 35,000 वाली भी करनी है, 45,000 वाली भी करनी है, लाख वाली भी करनी है। 4% की ग्रोथ से तो जॉब्स नहीं क्रिएट होगी ना। आपके पास आइडल कैपेसिटी रहेगी, आपकी एक्सपोर्ट वही 30 से 32 बिलियन भी होगी ना कामरान भाई एक्सपोर्ट, तो भी आपकी इतनी कोई नीडल मूव नहीं होगी। सो हमें देखें, आज बैठ के 3 से 5 साल का बजट बनाना है, राइट? 3 से 5 साल का इकोनॉमिक विजन, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल ग्रोथ, all digital infrastructure, everything needs to be
thing through for 5 years plan, and then you have a budget for 1 year at a time depending on the circumstances. But अगर आपका बजट एक एक साल का बनता रहेगा तो आपका इकोनॉमिक विजन डिजिटल फ्रेमवर्क में या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं होगा। बिजनेस को नीडल मूव करने के लिए आपको साल चाहिए होते हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि आज जो बजट आया तो इसका मतलब इस साल ही रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आज FBR अपने सिस्टम्स में चेंजेस भी करेगी ये सारी, तो उसको एग्जीक्यूट करने में पता नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उनको रिजल्ट आते आते अगला साल हो जाए या जनवरी हो जाए तो उनके 6 महीने निकल जाए, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट that we should have a complete plan and the budget for the 5 years that, and we give that clarity to the business people कि आपका इस साल इतना टैक्स है, अगले साल इतना होगा, invest now if you want to take an opportunity right now. That is critical, right? तो इत्याद भाई ये तो पक्की बात है, ठीक है, शुक्र बेबहार ग्रोथ नहीं चाहिए, लेकिन इट्स अ केस ऑफ अ डेविल इन द डीप सी, क्योंकि अगर हम अब काम हमारा नहीं चल सकता। ये थोड़ी है कि हम इस साल 4 की बात कर रहे हैं, हम पिछले 5 साल से 0, 1, 2 पे चल रहे हैं। ये सह लिया ना जितना हम सह सकते थे, और अब हम 4 की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम कांपे और हम कहें तो ये जो हमारे 30 लाख लोग आ रहे हैं, ये 30 लाख ये तो एक सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। फिर हम तरक्की कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करें? तो कहा साहब यही जो बात की आसिफ साहब ने कि 3 से 5 साल वाला अगर विजन लेना, तो अब हुआ ये है कि इसको इस तरह एनालॉजी ले लेते हैं कि एक बंदा है जो ICU में था, भगाना हमने उससे मैराथन है जो भगाना है, पर उसका फेज़ है ना कि उसको ICU से पहले जनरल रूम में शिफ्ट करना है, फिर उसकी घर पे रिकवरी करनी है, उस पर थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, फिर वो भागे। जो हमने बात की कि अगर आप ये देखें जो 031 है, इससे थोड़ा पीछे चले जाएँ तो क्या है, 2 साल 6% की ग्रोथ है। उसके जो रिजल्ट्स हैं जब भी हिस्ट्री में उठाते हैं 6 से 7% की ग्रोथ, जब भी हमने अनप्लान्ड की है, विदाउट बिल्डिंग कैपेसिटी की है, तो उसका फिर 5 साल तक कीमत चुकाई है। तो अगेन कोई राइट आंसर इसका नहीं है कि इस साल 5 टारगेट करनी चाहिए थी या 3.5 करनी चाहिए थी। आई थिंक एक डायरेक्शनली आई थिंक हम सब अग्री करते हैं, डायरेक्शनली वी नीड टू हैव टू गो टुवर्ड्स ग्रोथ। लेकिन सर वो ग्रोथ पे हम जा सकते हैं अगर हम कुछ नहीं है तो रेवेन्यू तो जनरेट करें ना, रेवेन्यू तो जनरेट हम कर सकते हैं। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है 12 खरब की, इसको तो हम इसके 3 खरब तो रेवेन्यू में डाल सकते हैं ना, ग्रोथ कर ले। ये तो नहीं है कि उसकी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, मगर हम कैपेसिटी कर सकते हैं ना। तो इसमें देखिए हर एवेन्यू को आपको अलग तरीके से देखना होगा। जहाँ पर टैक्स की बात है, आसिफ साहब ने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि डेटा तो सारा अवेलेबल है, वहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी विलिंगनेस की बात ज़्यादा है मोर देन दी एबिलिटी। बट जहाँ ग्रोथ की हम बात करते हैं, वहाँ पर एक चीज़ और भी हमने ध्यान में रखी है कि पाकिस्तान की ग्रोथ हमेशा इंपोर्टेड ग्रोथ होती है। तो वी कैन चेस 5%, बट उसका एक कॉस्ट ये आएगी कि आपकी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। तो अगेन आपने बिल्कुल सही कहा, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ कि हमें ग्रोथ की तरफ तो जाना है। इट्स जस्ट अबाउट कि किस पेस पे जाते हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब भी हमने ओवर एम्बिशियस ट्राई की है इन्हीं मसलों को हल करने के लिए कि आबादी बहुत बढ़ रही है, लेट्स ट्राई फॉर 6% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, विल ऑल्सो लुक गुड, विल ऑल्सो गिव जॉब्स। तो फिर 5 साल तक हम जॉब नहीं दे पाते। तो ये जो ट्रेड ऑफ है इसका शायद कोई एक आंसर नहीं है। एंड आई थिंक वही हमें देखना है कि स्टेप्स हैं। कुछ लोगों को लगेगा बहुत स्लो है, कुछ को लगेगा इसको और तेज हो सकते हैं, बट वी हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस एंड दैट इज व्हाट आई थिंक द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। यू हैव 30 सेकंड्स प्लीज। वी कैन डिसएग्री ऑन द रिजल्ट्स सो फार। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये इसका फ्रेमवर्क मौजूद है दुनिया में, दूसरे कंट्रीज ने किया है ना ये काम, जो कि ग्रोथ की है और किस तरह की है, तो लोगों ने पहले की हुई है। तो हमें अगर कुछ रोल मॉडल लेके कुछ फॉलो करना है, जिस तरह वियतनाम ने की है, बांग्लादेश ने की है, तो हमारे पास मॉडल्स हैं। हमें ये शाय अवे नहीं होना चाहिए, हमें ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहिए। देयर इज नो आंसर। प्राइवेट सेक्टर एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, दैट इज द नेम ऑफ द गेम इफ यू वांट टू ग्रो। मुसद्दिक भाई 30 सेकंड्स फॉर यू प्लीज। जी, अब जैसे आई थिंक सम अप यही मैं करूंगा कि हमें टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करना है। डाटा इज देयर। 3 ट्रिलियन की इन्होंने ऐसी ट्रांजैक्शंस अनर्थ की हैं जो कि डिक्लेयर नहीं हुई, सिर्फ प्रॉपर्टी और कारों में। अब विलिंगनेस चाहिए कि उसमें से 1 ट्रिलियन जो टैक्स बनता है उसको ले आए। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर टैक्स कलेक्शन, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेविंग रेट। इन दोनों के बगैर आप ग्रोथ में नहीं जा सकेंगे, और ये 2 किया जा सकता है। जैसे आसिफ साहब ने कहा, इसमें अब डाटा अवेलेबल है, थोड़ी पॉलिटिकल विल की जरूरत है गवर्नमेंट के एंड पे भी, और अपनी जो कैपेसिटी है FPR की उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। विदाउट क्रिएटिंग हैरेसमेंट दे शुड गो आफ्टर पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस।